और बजट से पहले उसकी बारीकियों को समझने की सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे उन रिफॉर्म्स की जो सरकार जारी रख सकती है। मौजूदा सरकार के हेल्थ, एजुकेशन और एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स काफ़ी लोकप्रिय रहे और इसीलिए इस बार भी सरकार उन्हें जारी रख चुनावी मैदान में उतरना चाहेगी। आज चुनाव निकट कैसा बजट में बात करेंगे रिफॉर्म्स के प्लान की और समझेंगे कि हेल्थ, एजुकेशन और ग्रीन एनर्जी के स्पेस में कहाँ गुंजाइश है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में खास तौर से अभी भी ज़मीनी स्तर पर काम किया जाना बहुत बाकी है। और अगर हम अपना महत्वाकांक्षी 5 ट्रिलियन और उसके बाद 7 ट्रिलियन का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसे पाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा बुनियादी शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य पर काम करना। क्या इस बार बजट में आ सकता है, उम्मीदें क्या हैं? बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत कीजिए राजीव कुमार सर का, पूर्व वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। बहुत बहुत स्वागत है राजीव सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं पवन चौधरी, चेयरमैन हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी सर आपका भी हमारे शो पर। राजीव सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। और जैसा हमने कहा, हम एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर सामने चल रहे हैं, 5 ट्रिलियन का और उसके बाद 7 का। प्रोजेक्शंस पूरी दुनिया कह रही है कि यही नहीं, इससे आगे भी भारत जाएगा और बहुत जल्दी जाएगा। लेकिन उसमें बार बार एक प्रश्न चिन्ह लगता है सर, हेल्थ और एजुकेशन का। जो अभी मौजूदा सरकार का जो फोकस है और जो स्पेंडिंग्स है हमारी सर, नीति आयोग के जो अपने डेटा रहे हैं और अपने प्रोजेक्शंस रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? नमस्कार। और ये जो मुद्दा आपने उठाया है बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, बहुत ही आवश्यक बात है आपकी। और ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, हेल्थ और एजुकेशन के, स्वास्थ्य और शिक्षा के जो 2 सेक्टर हैं, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए एकदम क्रिटिकल सेक्टर्स हैं। और सबसे बड़ा जो हमारे देश का जो सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है, जो हमारी सबसे शक्ति, हमारी जो सबसे बड़ी जिसकी वजह से हम समर्थ हैं, वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज ही हैं। तो इनको दोनों को आगे ठीक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों ही क्षेत्र जो हैं वो इसमें जितनी ज़्यादा और बढ़त हो सके, जितनी ज़्यादा इसमें फोकस दी हो सके, उतना ही अच्छा होगा। ख़ास तौर से बात जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो ये है कि अभी प्रथम का असर का एक सर्वे आया था, इसमें लिखा था कि 8वें दर्जे के बच्चे भी दूसरी और तीसरी दर्जे की जो सवाल है उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि अभी अधिकांश स्कूलों में, हमारे ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अभी और बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। और टीचर्स की जो क्वालिटी है उनमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि हमारे जीडीपी का सिर्फ 2.3 या 2.2% खर्चा स्वास्थ्य में होता है और एजुकेशन पे भी करीब 3% से कम ही होता है। इसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है और ये बढ़ सकता है क्योंकि अभी माननीय वित्त मंत्री के पास जो है वो अच्छे टैक्स रेवेन्यू आए हैं। उनका टैक्स रेवेन्यू काफ़ी बड़ा है। इस पिछले 10 साल में टैक्स टू जीडीपी रेशियो अच्छा बढ़ गया है, तो उनके पास राशि है और वो इस अपने वित्तीय घाटे को काबू में रखते हुए भी इन दोनों क्षेत्रों पे अपना खर्चा बढ़ा सकती हैं। मगर एक आखिरी बात बस ये है कि खर्चा बढ़ाने से ही सिर्फ काम नहीं बनेगा। हमको इसकी जो डिलीवरी है, हमको जो इसके स्कूलों में जिस तरह से शिक्षा की जाती है, शिक्षकों की क्वालिटी है, उस पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो शायद एक इस बात की आवश्यकता है कि सरकार राशि दे, सुपरविज़न करे और उसके ऊपर अपनी निगरानी रखे, मगर असली काम जो है वो अगर निजी क्षेत्र को दे कि भाई आप इसको चलाइए, तो एक नए किस्म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम लोग उद्घाटन कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा जिससे कि हमारी सरकारी क्षेत्र के स्वास्थ्य और शिक्षा की जितनी इकाइयां हैं उनमें अच्छी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी आएगी। और मेरे ख्याल में एक ये अच्छा कदम होगा अगर इस तरह से सोचा जाए। बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया सर। और प्राइवेट स्पेंडिंग के बारे में भी कहा जाता है कि हेल्थ और एजुकेशन में आना चाहिए। मैं सर दूसरा सवाल भी आप ही से पूछ रहा हूँ, जब आप नीति आयोग में आपका जो कार्यकाल था उसमें आपको चुनौतियाँ क्या आती थी? क्योंकि ओवरऑल हमने मोटा हायर एजुकेशन पे और मेडिकल में भी, हमने हेल्थ केयर में भी काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन प्राइमरी लेवल पे हम मात खा जाते हैं। हमारी जो आपने जो बिल्कुल सही कहा, असर की रिपोर्ट जो थी, प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ हमारे यहाँ अभी भी चुनौती है सर।
नीति आयोग में जब आप थे तो नीतियां बनाने में चुनौतियां किस तरह की आती थी, खास तौर से जो राज्यों के साथ जो क्षेत्र आते हैं वहां पर सर? हाँ, नहीं, आपने इशारा बिल्कुल ठीक किया है कि जो असली चुनौती है, ख़ास तौर से प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में, वो है राज्यों को कैसे हम इनकरेज करें कि उसकी अपनी वो क्वालिटी और उस पे अपना ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, ये राज्यों की ही ज़िम्मेवारी है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती नीति आयोग में मेरे सामने आती थी, वो ये थी कि कैसे मैं राज्य के मुख्यमंत्रियों को, शिक्षा मंत्रियों को इस बात से अवेयर करूँ, इस बात से आगाह करूँ कि इसको किए बिना उनका उनका राज्य जो है वो प्रगति उतनी नहीं कर पाएगा, और अगर वो इस पर ध्यान देते हैं तो प्रगति बहुत तेज हो सकती है। तो ये जो राज्य और केंद्र सरकार का समन्वय है, राज्य और केंद्र सरकार को आगे चलना है। और जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारी सर्व शिक्षा अभियान है, उसको कैसे बना तो दी सरकार, मगर उसको कैसे इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करें, मिड डे मील को किस तरह से अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें, ये जो चुनौती है इम्प्लीमेंटेशन की, लास्ट माइल डिलीवरी की, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज भी दोनों क्षेत्रों में, शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी। और इसमें जो है वो हमें राज्यों को साथ लेकर और उनको एक तरह से इनकरेज करना पड़ेगा कि भाई यही 2 क्षेत्र हैं जिसमें कि सरकार की सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी बनती है, और इस पर आप कृपया जितना ध्यान हो सके वो दें। कुछ राज्य कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी अच्छी अपनी स्कीम चलाई है, जिसमें वो कायाकल्प कर रहे हैं अपने सारे स्कूलों का। और भी राज्य हैं ऐसे जिसमें कि बातें हुई हैं। मेरे ख्याल में एक और हम राज्यों में अगर एक स्पर्धा कायम कर दें इन क्षेत्रों के लिए, तो वो भी एक अच्छा होगा। नीति आयोग में हमने ये कोशिश की थी करने की, और उससे हमें काफ़ी सफलता मिली। हम लोग, क्योंकि राज्य जो हैं फिर इसको समझने लगे कि जो है वो हमें इसमें आगे बढ़ना है, और जो भी हमें इसमें राशि लगाना है, जो हमें क्वालिटी इम्प्रूव करना है, उसके लिए जो कदम उठाना है, कुछ राज्यों ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है, जी। और उनका हमें अनुसरण अगर दूसरे राज्य भी करें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, हम क्यों आज हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं? दुनिया की जितनी भी विकसित इकोनॉमीज़ हैं, आप उनकी जर्नी उठाकर देख लीजिए, और वहाँ पर जो प्राइमरी एजुकेशन में काम हुआ है, जो प्राइमरी हेल्थ केयर में काम हुआ है, दरअसल जो सर ने शुरुआत में कहा, जो ह्यूमन रिसोर्स को शेप करने में प्राइमरी हेल्थ केयर और प्राइमरी एजुकेशन की भूमिका रही है। अगर भारत ने वो साध लिया, यकीन मानिए हमारी ये जर्नी बहुत त्वरित हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। इसीलिए इस पर फोकस करने का बार बार जरूरत बताई जा रही है। चौधरी सर, हेल्थ केयर में एक बड़ा जो रोड़ा आता है वो R&D पर आता है। हमारे प्रोजेक्शन जो हैं 2030 तक वो $130 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का है, सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स का ही। बट उसके सापेक्ष हम R&D देखते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखते हैं सर, तो वो जीडीपी का आज भी 1 या 1.2% के आसपास है। दुनिया के देश 6-6, 7-7, 8-8% अपनी R&D पर खर्च कर रहे हैं सर। क्या इस बार बजट से अपेक्षाएं हैं कि ये दूरी हम तय कर पाएं? पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूं और राजीव जी को भी कि ये जो पॉइंट आपने बोला यस सर। कि एजुकेशन और हेल्थ क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है और कालों से इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जीसस क्राइस्ट जब रिसरेक्ट होते हैं तो एक किंवदंती है, उनसे पूछते हैं उनके शिष्य कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि लाइट ऑफ नॉलेज और हीलिंग ऑफ मेडिसिन लेके आगे बढ़ो। मतलब हेल्थ और एजुकेशन पे काम करो, और इम्प्लीमेंटेशन पे जोर दे रहे हैं वो भी 2000 साल पहले। तो बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया है। दूसरा आपने पूछा अनुसंधान। इसमें हमारा जो खर्च है वो वर्ल्ड के हिसाब से काफी कम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि फार्मास्यूटिकल्स में वो जरूर कम है प्रतिशत के हिसाब से, बट अगर आप मेडिकल टेक्नोलॉजी में देखें तो आप ये पाएंगे कि मार्केट साइज, तो हमारा जो मार्केट शेयर है वर्ल्ड मार्केट का, वो है सिर्फ 1.5%। उतना ही मार्केट शेयर है हमारे पास इंडिया में मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन अगर R&D पे एक्सपेंडिचर या R&D वर्कफोर्स देखें तो 8% ऑफ R&D वर्कफोर्स आज इंडिया में काम कर रही है। मतलब अभी हमारे पास वो आंकड़े नहीं है
लेकिन जब ये पता चलेगा कि हमारे पास वर्ल्ड की कितनी R&D एक्सपेंडिचर इंडिया में हो रहा है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, तो वो बहुत ही प्राउड और सरप्राइजिंग फिगर होगी। ओके। तो कुछ एरियाज में हमारा अनुसंधान पे खर्च कम है, लेकिन कुछ एरियाज में हम उसमें उस पंक्ति में सबसे आगे खड़े हो रहे हैं, अलोंग विथ यूएस एंड जर्मनी। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने ये मुद्दा रखा और मुझे लगता है कि आर&डी में अगर आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, अपने बजट एलोकेशंस बढ़ाते हैं, स्वाभाविक रूप से ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी का एरिया है, इसमें आपके लिए निरंतर नए नए आयाम खुलते जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस बजट में। इंपॉर्टेंट इनपुट आपने दिए। राजीव सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़ा हुआ है और कल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पेपर पेश किया गया उसमें भी जो ग्रीन एनर्जी के स्तर पे था, और ये जुड़ा हुआ है हमारी हेल्थ से, क्योंकि स्क्रीनिंग इनिशिएटिव आपको लेने हैं तो आपको पॉल्यूशन वगैरह ठीक करना पड़ेगा। एनसीडी का जितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के प्रिवेंशन के लिए अगर आपको अपने देश की जनता को सुरक्षित रखना है, नौनिहालों को, ताकि भविष्य अच्छा हो सके हमारा, तो पॉल्यूशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा। चीन जैसे देशों ने पॉल्यूशन पे काफी काम किया और उन्होंने देखा कि वहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका, उसकी क्वालिटी में इजाफा हुआ है, उनके प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। तो ये सर पर्यावरण का, ग्रीन एनर्जी का ताना बाना कैसे जुड़ रहा है और इस बार किस तरह से फोकस रखना चाहिए सरकार को? नहीं, ये बहुत ही अहम मुद्दा है, जी। क्योंकि मेरे समझ में भारतवर्ष एक इकलौता देश है पूरे विश्व के इतिहास में जिसको कि अपनी आमदनी, अपनी जो पर कैपिटा इनकम है उसको भी तिगना चौगना 5 गुना करना है, और साथ में अपने पर्यावरण का भी संरक्षण करना है और अपना जो है वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। कोई और देश दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाया। चीन भी इस समय बहुत अच्छा कर रहा है, मगर पहले उन्होंने 1980 से लेकर और 2020 तक जो है वो सिर्फ ग्रोथ पर काम किया, और उनके बहुत सारे शहर बीजिंग और चोंगकिंग वगैरह बड़ी बुरी हालत में हो गए। उसके बाद उन्होंने उस पर तवज्जो डाली, मगर हमें दोनों चीज़ें साथ करना है। तो ये एक बड़ा भारी चैलेंज है हमारे सामने, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उन्होंने अपने लक्ष्य बनाए हैं और जो उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, उसमें हम इसको पूरा कर पाएँगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है वो ये कि हमें जो निजी क्षेत्र है, जो निजी इन्वेस्टमेंट है और जो हमारे हाउस होल्ड हैं, हमारे जो परिवार है, मतलब गृहस्थ, उनको एक तरह से इंसेंटिव देना चाहिए कि कैसे वो इस तरफ आगे बढ़ें, कैसे वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कि अभी एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 1 करोड़ घरों पर सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स लगेंगे करने के लिए। अगर उसमें हम वो जो उसमें पैनल लगे और उसमें जो ऊर्जा बने, उसकी जो हम फिर से ग्रिड में करें, उसका अगर हम दाम बढ़ा दें कि घरों में जो है वो उसमें जो अगर जो एनर्जी सप्लाई करें ग्रिड में तो उसके उनको अच्छा दाम मिले, तो काफ़ी सारे परिवारों को इसमें उत्साह मिलेगा कि चलिए हम लोग भी लगाते हैं। इसी तरह से जो ग्रीन एनर्जी की बात है, वो कि जो हमारे सोलर एनर्जी पैनल्स हैं, जो हमारे सोलर फार्म्स हैं, जो बहुत बड़े-बड़े राजस्थान में लग सकते हैं, उनके लिए भी हमें जो है वो कुछ तो इंसेंटिव्स ऑलरेडी दिए गए हैं, मगर और भी उसमें अगर हम बढ़ा सकेंगे तो और अच्छा होगा। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एक मतलब बिल्कुल क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि अगर वो ये नहीं हुई तो जैसा आपने खुद कहा, हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा, हमारा पर्यावरण तो चौपट होगा ही होगा, मगर उसके साथ में क्या है कि हमारी जो पूरी ये जो कार्बन इकोनॉमी है, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो सिर्फ हम हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए नुकसानदेह होगी। मगर जैसा कि एक लक्ष्य है कि 2030 तक हम 450 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी बनाएँगे, और सारी एनर्जी का हमारा 30% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। ये अच्छे महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं, इनको पूरा करने में इतना आसान नहीं है, मगर मुझे लगता है क्योंकि हम इस पर जी। अभी एकजुट होके काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये सर। ज़रूर हम पूरा कर पाएँगे और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। एक बिल्कुल सर। आखिरी चीज़ ये है कि हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। हम्म। तो उसके लिए हमें जो है वो जितने भी हम उसका उसका इस्तेमाल कर सकें, जी। जितना भी उसको उपयोग में ला सकें उतना अच्छा होगा। और अपने जो नेबरिंग देश है जैसे कि नेपाल, हम्म। उसमें अगर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है और हम उससे इम्पोर्ट कर लेते हैं, तो वो भी दोनों देशों के लिए बहुत
ये बहुत ही बड़ा अच्छा। महत्वपूर्ण आपने बात बोली कि न सिर्फ हमको अपने घर पे हाइड्रो एनर्जी के बारे में सोचना है, उसका ताना बाना बनाना है, बल्कि पड़ोसी देशों से भी अगर हम मदद ले पाएं, वहां पर भी इकोसिस्टम डेवलप कर पाएं, तो ये ज़्यादा शानदार बात होगी। चौधरी सर, मेडिकल टेक्नोलॉजी पर स्पेसिफिकली आप इस बजट में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को? जरूर, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सॉरी, एक जो मेडिकल टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी है, जिसके बारे में हमारे एसोसिएशन ने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस साथ नीति आयोग के सामने भी बात रखी कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेडिकल टेक्नोलॉजी आज डिफेंस सेक्टर में एंटर कर गई है, डिफेंस स्पेस में, क्योंकि आपके डिवाइस पे, जो मेडिकल डिवाइस आपकी बॉडी में है, उसमें एक मालवेयर प्लांट हो सकता है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जिसको कभी भी एक्टिवेट किया जा सकता है। तो हॉस्टाइल एक्टर्स या हॉस्टाइल नेशंस आपके अगेंस्ट बगैर एक बुलेट फायर किए हजारों लोगों को तड़पा सकते हैं, मौत के घाट उतार सकते हैं। तो ये मेडिकल टेक्नोलॉजी संप्रभुता के स्टेट में पहुंच गई है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके साथ हमारी टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज बिल्कुल फ्रीली चले, ना टैरिफ बैरियर्स हो, ना नॉन टैरिफ बैरियर्स हो अनड्यू। तो इसके कारण हमें कस्टम ड्यूटीज पे काम करना पड़ेगा, उनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि कई डिवाइसेस ऐसी भी हैं जो बहुत छोटी हैं और हाई वैल्यू हैं। अगर हमारे नेशन के आसपास जो देश हैं, उन देशों में कस्टम ड्यूटीज बहुत कम है, जैसे 0 to 5%, और हमारी कस्टम ड्यूटी टोल पड़ती है रफली 27% to 45%, तो इन प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग का भी स्कोप बनता है। उस स्मगलिंग से देश के खजाने में तो कमी होती है, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज नहीं आती, साथ साथ जो पेशेंट है उसको लीगल और सर्विस गारंटीज के बगैर प्रोडक्ट मिलता है। तो का ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सजेशंस हैं, और मेडिकल टेक्नोलॉजी और सोवेरिटी का ये संप्रभुता पर जो इसका ताना बाना आपने खींचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वाकई में इस तरह की सिचुएशन भविष्य में बनी तो ये बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बड़ी अच्छी चर्चा हुई आप दोनों के साथ। राजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने। पवन चौधरी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।